प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में समझाऊंगी कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं। गद्यांश दो तरह के होते हैं, एक अपठित और एक होते हैं पठित गद्यांश। पठित गद्यांश वो होते हैं जो आपकी पाठ्यक्रम में जो पाठ सम्मिलित होते हैं उन पाठों से लिए गए गद्यांश। अपठित गद्यांश वो होते हैं जो आपके पाठ्यक्रम से नहीं होते, वो बाहर से होते हैं, वो कहलाते हैं जो आपके द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते, जो आपने पढ़े भी नहीं होते और आपको उनका बोध नहीं होता। अपठित बोध होता है और आपका पहला प्रश्न जो है 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में पहला प्रश्न जो है वो अपठित गद्यांश से ही होता है। तो जो गद्यांश होता है तो गद्यांश में ही जो है प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो उसी के अंदर ही छिपे रहते हैं। अपठित गद्यांश में यदि आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा हो, कोई वाक्य समझ नहीं आ रहा हो या जो उक्ति दी गई हो वो समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप जो है घबराएं नहीं। उस गद्यांश को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और उस जो गद्यांश है उसके भावों को समझें और भावों से संबंधित जोड़कर उन पर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालकर आप उन जो प्रश्न पूछे गए हैं वो गद्यांश के अंदर ही हैं, उन्हीं के अंदर छिपे रहते हैं और उनका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। बहुत बारी अपठित गद्यांश का शीर्षक भी पूछा जाता है। शीर्षक भी जो है अपठित गद्यांश के मूल भाव के अंदर ही निश्चित रूप से स्पष्ट होता है। सिर्फ आपको गद्यांश को समझने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि गद्यांश में कौन कौन से तत्व होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, तभी एक गद्यांश अपने आप में पूर्ण होता है। ये तत्व कौन कौन से हैं? एक तो एकाग्रता, दूसरा जो है उस गद्यांश में जो मूल भाव है उनकी स्पष्टता होनी चाहिए, तीसरा है उसमें विवेचन क्षमता होनी चाहिए कि जो कह रहा है उसमें विवेचन की पूर्ण रूप से क्षमता हो कि ताकि जो पढ़ने वाला है पाठक है वो आसानी से समझ सके और उसके अंदर जो भी उसने तथ्य या विचार जो भाव डाले हैं उनको अभिव्यक्त करने की स्पष्टता हो, अभिव्यक्ति की स्पष्टता। और लास्ट वाला है कि जो विषय दिया गया है, जिस पर गद्यांश लिखा गया है, उस विषय की भी स्पष्टता अति आवश्यक है। ये है एक गद्यांश के जो तत्व हैं, ये उसके अंदर अवश्य सम्मिलित होने चाहिए, तभी हमारा एक गद्यांश तैयार होता है। आइए, जो मैंने एक गद्यांश आपको समझाने के रूप में दिया है, समझा रही हूँ और इसी में से हम प्रश्न करके उन्हीं के उत्तर लिखेंगे जो कि गद्यांश के अंदर ही है। अब मैं पहले गद्यांश पढ़ रही हूँ। हिंदी की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालने से पूर्व हमें इसके उद्भव और विकास को जानना चाहिए। किसके? हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को जानना चाहिए। हिंदी का उद्भव और विकास बहुत ही प्राचीन है, नया नहीं है। हिंदी का उद्भव और विकास बहुत प्राचीन है। संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत के लौकिक रूप से, कौन से? लौकिक रूप से जो सबसे पहला लोक था उसमें संस्कृत का ही बोलबाला था, तो उस रूप से संस्कृत से कौन सी भाषा निकल कर आई? प्राकृत भाषा आई और प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से शौरसेनी भाषा उत्पन्न हुई। आज पश्चिमी हिंदी भाषा का आविर्भाव हुआ। तुलसीदास और जयसिंह ने अवधी भाषा का प्रयोग किया जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा से विकसित हुआ। सूरदास, नंददास और अष्टछाप कवियों ने जिस ब्रज भाषा में रचना की वह शौरसेनी और अपभ्रंश से विकसित हुई। किससे विकसित हुई थी वो? शौरसेनी और अपभ्रंश से विकसित हुई थी। भौगोलिक दृष्टि से खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून,
अम्बाला और पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। अब मैंने आपको बता दिया, देखो कितने सारे स्थानों के नाम दिए मैंने आपको कि यहाँ पर शोरशेनी और अपभ्रंश बोली जाती है। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इसे भारत के मुसलमानों की भाषा, क्या कहा अमीर खुसरो ने? भारत के मुसलमानों की भाषा कहकर काव्य की रचना की। इसके पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत आदि ने इसी का ही प्रयोग किया। आज देश में लाखों साहित्यकार साहित्य की रचना कर रहे हैं इसी के आधार पर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी भाषा कहा जाता है। क्या कहा कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में, जैसे हर चीज़ का विज्ञान है ऐसे भाषा का भी विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी भाषा कहा जाता है। आज इसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं। इसमें देखिए खड़ी बोली में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, किस किस भाषा का समावेश है और कैसे ये खड़ी बोली का निर्माण हुआ। इसमें संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग है। इसमें हिंदी के नाम पर रोजी रोटी कमाने वाला आम लोग इस भाषा का प्रयोग करता है। वर्तमान दौर में हिंदी जो है वो हमारे आम व्यवहार में प्रयोग करने वाले सबसे अधिक लोगों की संख्या है कि जो कि इस हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा। अब देखिए इस गद्यांश में से प्रश्न लिए हैं मैंने और आप देखिए इस गद्यांश के अंदर ही सारे उत्तर छिपे हुए हैं जो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे और आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। पहला प्रश्न है, प्राकृत भाषा का विकास किससे हुआ? प्राकृत भाषा का विकास किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से। किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से। अगला प्रश्न है, शोरसेनी से विकसित भाषा का प्रयोग किसने किया था? शोरसेनी से विकसित भाषा का प्रयोग नंददास, सूरदास और अष्टछाप कवियों ने किया। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी में भारत के मुसलमानों की भाषा कहकर किसने काव्य की रचना की? भारत के मुसलमानों की भाषा कहकर अमीर खुसरो ने काव्य की रचना की। अब अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी क्या है? खड़ी बोली हिंदी संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बनी भाषा को ही हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको कोई भी गद्यांश आए उस गद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें जो भाव दिए गए हैं उनको आपने ध्यान से उसको कोरिलेट करना है, उससे जोड़ना है एक दूसरे भाव से, तभी आपको गद्यांश अच्छे से समझ आ जाएगा और आप अच्छे से गद्यांश के शीर्षक भी लिख सकते हो। जैसे गद्यांश पढ़ोगे तो पढ़ते ही पढ़ते आपको शीर्षक का भी बोध हो जाएगा कि इस अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप किसी भी जो है अपठित गद्यांश आएगा उसके सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं गद्यांश के अंदर ही होते हैं। धन्यवाद बच्चों।